हेलो। ओके, अगर कोई एक बच्चा जो है वो जल्दी से वेरीफाई कर दे कि आप मेरी स्क्रीन भी देख पा रहे हैं और आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी सर, आपकी जी स्क्रीन दानिया। स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज भी आ रही है। ओके, सो इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन लेट्स स्टार्ट। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो है वो काफी सारी बातें जो है वो कर ली थी। अगर जल्दी से जो है वो याद दिलाऊं तो गालिबन हम जो बात कर रहे थे मैग्नेटिज्म के हवाले से, हमने तकरीबन जो आखिरी काम किया था वो ट्रांसफार्मर पढ़ा था। ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद हमने जो है वो ट्रांसफार्मर में जो सोर्सेज ऑफ पावर लॉस है वो सोर्सेज ऑफ पावर लॉस पढ़ लिए थे। ठीक, आज हमें जो है वो मैग्नेटिज्म में जो है वो तीन इंस्ट्रूमेंट की बात करनी है। हम एसी जनरेटर की बात करेंगे, हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे, और इसके अलावा हम जो है वो थोड़ा सा जिक्र जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर का करेंगे। देखिए, अगर शुरू करें एसी जनरेटर से, तो हमें याद है जो एसी जनरेटर है उसका प्रिंसिपल हुआ करता था मोशनल ईएमएफ। और शायद मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला जो है वो आपके जहनों में हो, वो बराबर होता था किसके, एल वी बी साइन थीटा। जिसका मतलब ये था कि अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब अगर ये कंडक्टर पैरेलल मूव करेगा, नहीं वी और बी पैरेलल बन गए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा क्योंकि साइन जीरो जो है वो जीरो होता है। और अगर ये 90 होगा तो ये मैक्सिमम बन जाएगा। लिहाजा कुछ भी बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। फर्ज करें मेरे पास फील्ड होती थी जिसमें यहाँ पर मेरे पास नॉर्थ मौजूद है, यहाँ पर मेरे पास साउथ मौजूद है। हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल ला के रखा सिंगल टर्न। ठीक, इस कॉइल में साइड ए थी, बी थी, सी और साइड सी डी। हम ये कहते थे कि जो मोशनल ईएमएफ है वो दो साइड्स में जनरेट हो रहा है, वो साइड ए बी में जनरेट होगा, साइड सी डी में जनरेट होगा। यही वजह है कि जब आपने एसी जनरेटर में मोशनल ईएमएफ या वोल्टेज की इक्वेशन ड्राइव की तो वो 2 LVB साइन थीटा से आपने शुरू की। ठीक है, वो आपने शुरू की 2 LVB साइन थीटा से। अब यहाँ पर जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगर आप इस पूरे सेटअप को एक एक्सेल के ऊपर जो है वो माउंट कर दें, जिस एक्सेल को मैं एक्स एक्स डैश कह देता हूँ, जिसके अक्रॉस कॉइल जो है वो आप रोटेट करने वाले, एक कॉइल हम यहाँ पर कनेक्ट करते थे कुछ इस तरीके से। ये कॉइल जो है वो जो रेड वाला है ये सिर्फ साइड ए बी से कनेक्टेड है, तो मैं ए बी को भी जो है वो रेड कर देता हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। दूसरा रिंग आपने यहां लाके लगाया, ये सिर्फ और सिर्फ साइड सी डी से कनेक्टेड है। इन रिंग्स को हम नाम दिया करते थे किसका, स्लिप रिंग का। ये जो रिंग है हमारे लिए कहलाते थे स्लिप रिंग। अब इस रिंग को मैं कह देता हूँ, लेट से एक रिंग मेरे पास जो है वो R1 है, दूसरा रिंग R2 है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन ब्रशेस हुआ करते थे, और अब ये कार्बन ब्रशेस जो है वो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होंगे। हमें जो चीज याद रखनी है वो ये कि क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, यहाँ पर जो मुझे ईएमएफ मिलने वाला है उसकी शक्ल जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब क्योंकि आप सारे जो है वो ECAD वाले हैं तो वो एंगल वाली बात आपके लिए नहीं होगी। ये 0 है, ये 180 है, ये 360 है, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर 270 होगा। रेडियन में एंगल ज्यादा होंगे। ये 0 रेडियन है, ये π/2 है, ये पाई है, ये आपके पास 3π/2 है, और ये आपके पास जो है वो 2π बन जाएगा। अच्छा, अब इस पूरे काम में आपको शायद इसकी वो स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो जहन में मौजूद हो कि अगर मैं इस पूरे सेटअप को फ्रंट से देख रहा हूँ, आपसे इमेजिन करें कि पूरा सेटअप जो है वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और आप इसे सामने से देखें, तो आपको जो चीज नजर आएगी वो सिर्फ कौन सी होगी, साइड एडी। तो ये ए है, ये साइड बी है। उसके बाद आप इसको रोटेट करवाएंगे,
तो ये साइड ए होगी, ये साइड डी होगी, फिर आपने इसको रोटेट करवाया तो ये डी हो जाएगी और ये ए हो जाएगी। अब अगर आप इस पूरे काम में देखें तो हो क्या रहा है, जब आप कॉइल को मूव करवाएंगे तो कॉइल जो है वो एक सर्कुलर पाथ सा बनाएगा। यानी अगर मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए एडी बनाऊं, जब आप इसको स्पिन करवाएंगे, इसके एक्सिस पे जो बीच में डॉट मैंने बनाया है, ये इसका एक्सिस है, तो आपको एक सर्कुलर पाथ जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। सर्कुलर पाथ पर जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, यानी यहाँ वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। जब ये कॉइल हॉरिजॉन्टल होगा तो वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। हमने क्या कहा था, मोशनल ईएमएफ कब मैक्सिमम होता है, जब वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अब अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना दूं, तो ये जो रेड से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप एग्री करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी और फील्ड एक दूसरे के या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। यही वजह है कि यहाँ पर मुझे मोशनल ईएमएफ कितना मिल रहा है, 0। जब आप इसके सेकंड फेज में देखेंगे तो आपके पास ये वाली वेलोसिटी अपवर्ड होगी, ये वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। अब आप एग्री करेंगे कि वेलोसिटी जो है वो 90 डिग्री पे या 270 के ऊपर है। दोनों सूरतों में जो मोशनल ईएमएफ मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। आपने कॉइल को फर्दर रोटेट करवाया, वो एंगल दोबारा आपके पास क्या बन जाना है, 0 डिग्री, क्योंकि या तो वेलोसिटी राइट होगी या लेफ्ट होगी, अगेन वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है। ये कहलाती थी फर्स्ट हाफ साइकिल। हम फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या कहते थे, फर्स्ट हाफ साइकिल में आपके पास जो ईएमएफ है वो 0 से मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम से मिनिमम बनेगा। वो 0 से मैक्सिमम बनेगा, वो मैक्सिमम से मिनिमम बनेगा। ठीक, ये फर्स्ट हाफ साइकिल थी। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा कि करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। क्यों, अब आपको यहाँ पे इस डायग्राम से ऐसे नजर आएगा कि अगर इस कॉइल ने अपनी रोटेशन को कंटिन्यू किया और अब कॉइल जो है वो कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा, तो पॉइंट ए राइट पर है, डी लेफ्ट पर है। याद रखिएगा मैं जो कॉइल को रोटेट करवा रहा हूँ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा हूँ, तो आप इन ए और डी का ख्याल रखेंगे वो ए और डी शिफ्ट कैसे हो रहा है। अब ये जो ए है ये मूव करेगा नीचे की तरफ और ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। अगर आप पहले वाले हॉरिजॉन्टल को देखें तो ए ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अगर करंट की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड बन रही थी तो अब करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड बनेगी। करंट ने अपनी पोलैरिटी चेंज की, यही वजह है कि अब आपको यहाँ पर करंट मैक्सिमम मिलेगा। और जो आखिरी पोजीशन होगी कॉइल की वो कुछ ये वाली होगी, जिसमें आपके पास ए नीचे होगा, डी ऊपर होगा। वंस अगेन वेलोसिटी जो है वो या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी और आपके पास ईएमएफ जो है वो 0 बन जाएगा। अब इस पूरी डायग्राम में आपने नोट क्या करना है कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में वोल्टेज मिनिमम से मैक्सिमम बना, मैक्सिमम से मिनिमम बना। सेकेंड हाफ में भी यही सब कुछ होगा, लेकिन करंट अपनी डायरेक्शन को क्योंकि चेंज कर चुका है, वोल्टेज की पोलैरिटी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तभी इसका नाम जो है वो आपने क्या रख दिया, डीसी जनरेटर। तभी इनफैक्ट एसी जनरेटर, तभी आपके पास ये जो था वो एसी जनरेटर था, क्योंकि जो करंट जो जनरेट कर रहा था वो ऑल्टरनेटिंग था। यहाँ पर आपने जो टोटल ईएमएफ के लिए इक्वेशन ड्राइव की वो होती थी ओमेगा बी एन ए साइन थीटा। शायद ओमेगा वाली बात याद हो कि ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, तभी आप ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते थे। और जब आप मैक्सिमम की बात करते थे तो वो सिर्फ क्या बन जाता था, ओमेगा बी एन ए। इस एसी जनरेटर को कि अगर आप कंपोनेंट देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, एक आर्मेचर मौजूद है, आर्मेचर इस कॉइल को कहते हैं, स्लिप रिंग मौजूद है, कार्बन ब्रशेस मौजूद है। ठीक, अगर आप इन स्लिप रिंग को रिप्लेस कर दें स्प्लिट रिंग से, स्प्लिट रिंग का क्या मतलब है कि मेरे पास जो कॉइल है वो कॉइल कुछ ऐसा है और अब मैंने यहां पर सिर्फ एक ही रिंग इस्तेमाल किया है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिंग जो है वो बीच में से स्प्लिट है। ठीक है, ये आपके पास जो रिंग है वो बीच में से स्प्लिट है। इधर वो ही 2 अदद कार्बन ब्रशेस आएंगे और यहाँ पर आपके पास सेल का
इनफैक्ट जनरेटर है तो यहाँ पर आपके पास जो है वो लोड कनेक्ट किया जाएगा। अब वो लोड जो है वो कोई भी जो है वो रेजिस्टेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें से आप करंट जो है वो गुजरवाना चाहते हैं डीसी जनरेटर का। अब यहाँ पर होगा ये कि इधर एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ, इधर एक मैग्नेटिक फील्ड है साउथ। अगर आप इस ऊपर वाली डायग्राम को देखें, देखिए पहली हाफ रोटेशन में R1 और B1 लिंक थे और R2 और B2 लिंक थे। इवन सेकेंड हाफ में भी R1 B1 लिंक्ड होंगे और R2 B2 लिंक्ड होंगे। लेकिन अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें तो मैं इसको कह देता हूं R1 और इसको कह देता हूं R2। इससे बड़ा दो रिंग नहीं है, इससे बड़ा एक ही रिंग के दो हिस्से हैं। R1 का मतलब फर्स्ट पार्ट, R2 का मतलब सेकंड पार्ट, और यहाँ पर B1 है और यहाँ पर B2 है। यानी फर्स्ट हाफ रोटेशन में R1 B1 कांटेक्ट में होंगे और R2 B2 कांटेक्ट में होंगे। जब सेकेंड हाफ आएगा, ये मैं कह सकता हूँ ये कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट हाफ की कि R1 B1 है और R2 B2 है। जब आपके पास सेकेंड हाफ आएगा तो R1 B2 के साथ लिंक्ड होगा और R2 B1 के साथ लिंक्ड होगा। जब करंट ने अपनी पोलैरिटी चेंज की तो जो रिंग था आपने उसका भी कनेक्शन जो है वो चेंज कर दिया। नतीजा ये निकलेगा कि करंट की डायरेक्शन हमेशा वन डायरेक्शन रहेगी या यूनि डायरेक्शन रहेगी, जिस करंट को हम नाम देते थे किसका, डीसी करंट का या डीसी वोल्टेज का। तो अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को या एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज की नीड होगी, और वो क्या होगी कि आप स्लिप रिंग की बजाय स्प्लिट रिंग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो जनरेटर्स हैं क्योंकि चल रहा है इंडक्शन के उसूल पे, और मैंने पहले ही बात कही थी कि जो साइंस है वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे चल रही है। ये आइडिया कहाँ से आया कि रोटेशन कॉजेस करंट? शायद आपको वो बीना कॉज अल्फा याद हो, जहां पर हम कहते थे कि करंट कॉजेस रोटेशन, और इसी करंट कॉजेस रोटेशन को बुनियाद बनाकर आपने एसी जनरेटर का बिल्कुल वो एक अपोजिट डिवाइस बनाई जो कहलाती थी क्या, मोटर। मोटर में हमें ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ फर्क यह है कि एसी जनरेटर के अंदर आप कॉइल को रोटेट करवाते हैं तो करंट जनरेट होता है, ठीक। और मोटर के अंदर क्या होगा, मोटर के अंदर आप करंट देंगे तो कॉइल रोटेट करेगा। हमें पढ़ना इसलिए नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने जो है वो बीना कॉज अल्फा पढ़ा, आपने गैल्वानोमीटर पढ़ा, वहां हर जगह पर एक ही काम हो रहा था। और वो एक काम क्या हो रहा था कि जब करंट पास होता था तो जो मोटर होती थी वो आपके पास जो है वो रोटेट करती थी, ठीक। अच्छा, मैग्नेटिज्म के पोर्शन में ये वो चीजें थी जो लास्ट टाइम जो है वो रिव्यू करने से रह गई थी, ठीक है। रिव्यू मैंने कर दिया है, चैप्टर बड़ा चैप्टर है, टॉपिक बहुत सारे हैं। और सेकेंड ईयर देखिए नॉर्मली क्या होता था कि हम जो है वो फर्स्ट ईयर पे ज्यादा एफर्ट टाइम इसलिए लगाते थे कि बच्चों ने थोड़ा टाइम पहले पढ़ी होती है। सेकेंड ईयर आपके जहनों में जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। बस एक छोटा सा जो ड्रॉबैक था वो यही था जो मैंने जिक्र किया कि आपने पेपर नहीं दिया हुआ है। तो अब सेकेंड ईयर पे भी जो है वो थोड़ी सा जान मारिए, बुक रीड जरूर करिएगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू लेट मी नो, यू कैन सेंड मी डायरेक्ट मैसेजेस, ताकि अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट की जा सके। वैसे तो ईकेट वालों को सबसे बड़ी आसानी है कि आपके पास जो है वो कैलकुलेटर जो है वो अलाउड है, और कैलकुलेटर अलाउ होने से आपको जो है वो काफी आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये सब करने के बाद जो अब एक आखिरी काम, यानी टेक्निकली जो है वो आज मेरी लास्ट क्लास होनी चाहिए थी, लेकिन ये लास्ट क्लास जो है वो मैं फ्राइडे को लूंगा अब, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अभी सिर्फ एक डिवाइस से ही कनेक्ट हूँ, तो मेरे लिए सारी चीजें एक साथ देखना थोड़ा मुश्किल है। कोई एक बच्चा के बता दे क्या कल फ्राइडे को आपकी कोई क्लास है? वैसे मैंने आपको अपने आप को खुद अनम्यूट करने की सहूलत दी हुई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी दानिया। सर केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है 3:15 हाँ, से कितने बजे? 4। 3:15 अच्छा, से 4। 3:15 से 4 है। चले, अगर 3:15 से 4 है तो फिर एक काम कर सकते हैं, अगर आप तमाम बच्चे एक दिन अपनी नींद कुर्बान कर लें फिजिक्स के लिए, बल्कि एक दिन और, क्योंकि 2 सैटरडे भी मैंने ऐसे किया था, हम जो है वो सुबह 10 से 11:30 क्लास रख सकते हैं। आप में से कितने बच्चे इस टाइम से
ओके हैं, वो सिर्फ अपने हैंड रेस कर लें, मुझे जो है वो पता चल जाएगा। अगर हम सुबह 10 से 11:30 क्लास रखें, बल्कि एक काम कर लेते हैं, सवाल चेंज कर देता हूँ। आप में से कितने बच्चों को इस टाइम पे कोई इशू है कि आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते, ताकि मुझे पता चल जाए प्रॉब्लम कहाँ पे। तो कल सुबह, कल आखिरी क्लास होगी। अच्छा, अनस मेमन कुछ कहना चाहता है। जी अनस। सर कल जुम्मा है सर, कल नहीं रखे थी जल्दी क्लास। क्यों? नमाज पढ़ने तो कितने बजे जाएंगे? सर जुम्मे की नमाज अच्छा ठीक है। तो तैयारी वारी अच्छा, करनी होती है ना। और सुबह कर दूं? 9 बजे से रख देता हूँ, 9 से 10:30। अच्छा, कल सुबह जो है वो 10 से 11:30 जो है वो क्लास होगी, ठीक है। और ये आखिरी क्लास है, यानी इसके बाद जो है वो कम से कम मैं आपको जो है वो कोई जहमत नहीं दूंगा। हाँ, एक ऑप्शन आपके लिए, जब तक आपका एनईटी का टेस्ट नहीं हो जाता वो मौजूद रहेगा। और वो ऑप्शन आपके पास क्या होगा? वो ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप जब चाहें आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को कोई डाउट सेशन चाहिए कि सर मेरे पास 10-15 सवाल हैं, आप मुझे क्लास दे दें, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। वो क्लासें आप 2 अगस्त तक जितनी बोलेंगे वो अरेंज की जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन कल जो क्लास होगी 10 से 11:30, वो हमारा लास्ट सेशन है, वो आखिरी सेशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी फिजिक्स की कोई रेगुलर क्लास नहीं होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल 10 से 11:30 लास्ट सेशन होगा। और उसके बाद अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो कोई एक्स्ट्रा डाउट सेशन चाहता है कि सर मेरे पास क्वेश्चन है, आप वो सॉल्व करवा दें, तो उसके लिए आपको जितनी क्लासेस चाहेंगी वो हम रख सकते हैं। क्लास मैंने अनाउंस कर दी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम 2 हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास है कम्युनिकेशन, जिसमें वो आपने फेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इस तरह की बातें की हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो इसका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से रिलेटेड है। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि मैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाला पार्ट पहले पढ़ा रहा हूँ। जो मॉड्यूलेशन वाला पार्ट है वो कल थोड़ी बड़ी क्लास होगी उसमें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो काफी कुछ बताना पड़ेगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। पहली बात देखिए, अगर आप बात करते हैं मटेरियल्स की, तो आपने कहा मटेरियल आपके पास 3 तरह के होंगे। मटेरियल आपके पास होते हैं कंडक्टर, मटेरियल आपके पास होता है इंसुलेटर। देखिए, एक तरीका तो वो था जो हमने आज से पहले डिस्कस किया कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। ये एक बात थी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कंडक्टर इंसुलेटर की एक नई डेफिनेशन देखेंगे, वो जो एक बैंड थ्योरी हुआ करती थी, कि जब आप बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में आपके पास क्या होगा? कंडक्टर में आपके पास एक वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल के साथ आपके पास एक अदद और शेल होता है जिसको नाम दिया जाता है कंडक्शन का। याद है वैलेंस शेल कौन सा होता था? किसी भी एटम का जो आखिरी शेल है वो उसका वैलेंस कहलाता है। जब आप बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर में वैलेंस शेल और कंडक्शन बैंड बिल्कुल एक साथ होते हैं। नतीजा क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में चला जाता है, कंडक्शन में आने के बाद वो फ्री हो जाता है। वाई एक्सिस पे बेसिकली एनर्जी है, कंडक्शन में आके वो क्या हो जाता है? फ्री, वो कंडक्टर बन गया। अगर आप इंसुलेटर्स देखेंगे, तो इंसुलेटर्स में आपके पास यहां पर वैलेंस है और यहां पर आपके पास कंडक्शन है। इनके दरमियान का जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है क्या? फॉरबिडन। इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलेटर में वैलेंस और कंडक्शन बैंड की एनर्जी में डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी वैलेंस से कंडक्शन में जा ही नहीं सकता। देखिए, इलेक्ट्रॉन को अगर वैलेंस से कंडक्शन में भेजना है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये डिफरेंस इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन कभी वैलेंस से कंडक्शन में नहीं जाएगा। हमने पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स देखे,
तो हमें एक नई कैटेगरी नजर आई जो कहलाती है क्या, सेमी कंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में आपके पास वैलेंस है और कंडक्शन है, और बीच में यहां पर भी आपके पास क्या मौजूद है, फॉरबिडन गैप मौजूद है। अच्छा, ये जो फॉरबिडन गैप है, ये फॉरबिडन गैप आपके पास इतना होता है कि आप ये कह सकते हैं कि ये कंडक्टर से ज्यादा है, इंसुलेटर से कम है, तभी इसका नाम पड़ गया सेमीकंडक्टर। कि इसका जो फॉरबिडन गैप है वो कंडक्टर से ज्यादा होगा लेकिन इंसुलेटर से कम होगा। अब इस फॉरबिडन गैप की वजह से इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस में है वो वैलेंस में ही रहेगा, लेकिन ये गैप इतना है कि आप इसे ओवरकम करवा सकते हैं। आप इसे ओवरकम करवा सकते हैं कैसे, दो तरीकों से। या तो आप कंडक्टर को हीट कर दें, हीट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहां जाएंगे, कंडक्शन में जाएंगे। या फिर आप कोई इंप्योरिटी ऐड कर दें। तभी आप सेमीकंडक्टर पढ़ते थे कि वो इंट्रिंसिक होता है या एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक वो है जिसमें जो कुछ है वो एटम का या स्ट्रक्चर का अपना है। एक्सट्रिंसिक वो है जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड की जाए। इस इंप्योरिटी ऐड करने को हम नाम दिया करते थे किसका, डोपिंग का। इस इंप्योरिटी ऐड करने को हम नाम देते थे किसका, एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। अब याद रखिएगा, अगर कोई आपसे ये कहे कि आप इंप्योरिटी को डिफाइन करें, तो लफ्ज इंप्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है वो कोई impure material ला के डाल देना है। Every pure substance is impurity for every other pure substance। एक प्योर सब्सटेंस दूसरे प्योर सब्सटेंस के लिए हमेशा जो है वो impurity कहलाया करता है। ठीक, तो अब हमने किया ये कि अगर आपने हीट किया है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। अगर आपने कोई डोपिंग किया, आपने कोई impurity ऐड किया, तो अब वहां पे चार्ज कैरियर जो है वो जनरेट होंगे, जिसके भी हम वजाहत जो है वो करेंगे। यहां पर जो बात आपको समझनी है वो ये कि ऑल सेमीकंडक्टर्स आर नेचुरली इंसुलेटर्स। तमाम सेमीकंडक्टर नेचुरली इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर बनाना आपका काम है, या तो हीट करके बनाइए या इम्प्योरिटी ऐड करके बनाइए। तो अब डोप सेमीकंडक्टर वो है जो एक्सट्रिंसिक है, जिनके अंदर आपने कोई इम्प्योरिटी जो है वो ऐड की हुई है। ये सेमीकंडक्टर पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में पाए जाते हैं, जिसको आप कार्बन फैमिली कहते थे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, जो आपके पास जो है वो कार्बन फैमिली कहलाती थी। अच्छा, कार्बन फैमिली के अंदर एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है जो बाकी फैमिलीज के अंदर नहीं होता, जिसको आप नाम देते थे कैटिनेशन। कि कार्बन अपने जैसे कार्बन से मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाता है। ये प्रॉपर्टी कार्बन में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी जो है वो कार्बन से कम है, लेकिन बाकी एलिमेंट के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन का ताल्लुक क्योंकि 4th ग्रुप से है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस एक सिलिकॉन को 4 सिलिकॉन जो है वो सराउंड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करने वाली जो है वो कुछ बात होती है। अब इस सिलिकॉन को भी 4 सिलिकॉन जो है वो सराउंड किए हुए। हर सिलिकॉन को 4 सिलिकॉन क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे या तो हीटिंग, कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दें और ये कंडक्टर बन जाए। तभी शायद आपको याद हो कि सेमीकंडक्टर्स में हीट करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में हीट करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक, अब हम याद करना चाहते हैं डोपिंग। ये जो डोपिंग है, ये डोपिंग आपके पास की जाती है 2 तरह के मटेरियल्स की। या तो मटेरियल होगा जिसका ताल्लुक है 3rd ग्रुप से, या वो मटेरियल होगा जिसका ताल्लुक है 5th ग्रुप से। अगर आपने एक ऐसा मटेरियल लिया जिसका ताल्लुक 5th ग्रुप से, तो लेट्स से वो एक्स है, इसके आउटरमोस्ट शेल में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि हमें याद है इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर की फॉर्म में आता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है, लिहाजा आपको 4 पेयर नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट 1 पेयर नजर आ रहा है और 3 अनपेयर नजर आ रहे हैं। ठीक, अब जब आप इस न्यूक्लियस को इस सिस्टम में इंडक्ट करवाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये किसी एक सिलिकॉन की जगह पर आएगा। लेट्स से इसने इस सिलिकॉन को पुश किया, यहां पर
आपके पास x आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि x के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है और इस स्ट्रक्चर में सिलिकॉन कितने सिलिकॉन एक न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं? सिर्फ 4। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हमारे लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा और ये वो चार्ज कैरियर है जिसकी वजह से एक कंडक्टर बनेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो हमने क्या सीखा कि अगर आपने किसी भी सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर का मतलब है जिसका ताल्लुक 4th ग्रुप से है, इसमें इम्प्योरिटी ऐड की 5 ग्रुप की, जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन बनेगा। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, लिहाजा इसको नाम दिया जाता है क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तभी हम इसको नाम दे रहे हैं किसका? एन टाइप सेमी कंडक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्सेनिक की बात कर लें, आर्सेनिक जैसे 5th ग्रुप का है, आप उससे सिलिकॉन स्ट्रक्चर में इंड्यूस करवा दें तो आपके पास जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी कहलाती है क्या? डोनर इम्प्योरिटी। डोनर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगी, ये सेमीकंडक्टर कहलाएगा एन टाइप। इसके बरखिलाफ अगर आप इस स्ट्रक्चर में इंडक्ट करवाते कोई ऐसी इम्प्योरिटी जिसका ताल्लुक जो है वो पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप से होता है, तो 3rd ग्रुप का मतलब है कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कुछ ऐसा नजर आएगा, x 1 2 3। अच्छा, अगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास जो है वो क्या कहलाएगी? पॉजिटिव। अगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव कहलाती है। तो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, इस मिसिंग को हम नाम देते हैं किसका? होल का। याद रखिएगा, होल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। होल एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है, या इनफैक्ट होल का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम जो है वो नाम देते हैं किसका? होल का। जब इम्प्योरिटी यहाँ पर ऐड की गई तो ये किसी एक सिलिकॉन को रिप्लेस करेगी। लेट्स से उसने इस सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया। जब ये सिलिकॉन रिप्लेस हुआ तो यहाँ पर अब एक कैविटी मौजूद है। इलेक्ट्रॉन इस कैविटी को फिल करने के लिए जंप करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन लेट्स से यहाँ आ गया तो कैविटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इससे फिल करेगा, कैविटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अब आपको ये कैविटी जो है, ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको मूव करती नजर आएगी। इफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव, और इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने होल का नाम दिया। लिहाजा अब अगर आपने 4th एक ग्रुप में, जिसको आप सेमीकंडक्टर कहते हैं, आपने इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड की जिसका ताल्लुक 3rd ग्रुप से है, तो आपके पास होल बनेगा। होल पॉजिटिव है, लिहाजा ये कहलाता है क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अगर आप जो है वो 5 ग्रुप में देखेंगे तो आपको फास्फोरस, बिस्मिन नजर आ जाएगा, जो डोनर इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। और अगर आप बात करेंगे 3rd ग्रुप में तो हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑप्शन है, बोरॉन का ऑप्शन है, जो कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज कहलाती हैं। अब तमाम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जब भी आप डिवाइस बनाने जाएंगे आपके पास जो है वो 2 तरह के मटेरियल्स होंगे। या तो वो पी टाइप मटेरियल होगा या वो फिर आपके पास एन टाइप मटेरियल होगा। या तो मटेरियल जो है वो पी टाइप है या मटेरियल आपके पास एन टाइप है। अच्छा, अब अगर आप पी टाइप या एन टाइप मटेरियल की जो है वो बात करें तो अब ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये समझ लें बस ये चैप्टर का जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं ये उसका खुलासा है। आपने क्या किया? आपने 2 मटेरियल लिए, एक तरफ पी है, एक तरफ एन है। पी का चार्ज कैरियर होल है, एन का चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। ये जो बीच में आपको लाइन बनी हुई नजर आई, इसको नाम देते हैं पी एन जंक्शन, क्योंकि जंक्शन उस जगह को कहता है जहां 2 चीजें मिलती हैं। ठीक, ये पी एन जंक्शन है। अभी क्या होगा कि चार्जेस ऑलवेज ट्रेवल, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, शायद आपको याद हो कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब नेगेटिव इज लो, पॉजिटिव इज हाई। इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा यहां से यहां। जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी नजर आएगी कि आपके पास
यहाँ पर होल होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, यहाँ पर होल्स होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ये पी था और ये एन था। उसूली तौर पे पी में होल होना चाहिए था, एन में इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप इस रीजन को गौर से देखें तो आपको उल्टा नजर आ रहा है। पी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एन के अंदर होल है। इस रीजन को हम नाम देते थे किसका? डेप्लीशन रीजन का। और इस डेप्लीशन रीजन में जो वोल्टेज जनरेट होता था वो कहलाता था बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। आप इसको जो है वो दो नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। ये डेप्लीशन रीजन कहलाता है या ये बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि करंट फ्लो करे तो आपने इस डेप्लीशन रीजन को या बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना है। इसे ओवरकम करने के लिए आप इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो अब बैटरी से मैं दो तरीकों से कनेक्ट कर सकता हूं। या तो मैंने पी को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से और एन को कर दिया नेगेटिव से। अब देखिए होगा क्या। पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालेगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे वापस क्या बन जाएगा? होल। और वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फीड करेगा। तो ये होल जो है वो वापस क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। नतीजा ये निकलेगा कि डेप्लीशन रीजन कम हो जाएगा। ऐसे कनेक्शन को हम नाम देते हैं क्या? फॉरवर्ड बायसिंग। याद करना बड़ा आसान है। P is connected to positive, N is connected to negative। और यहां पर अब होगा क्या? जो डेप्लीशन रीजन है वो भी कम हो जाएगा, जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी कम हो जाएगा, एंड करंट विल फ्लो। इसके बरखिलाफ अगर आप कनेक्शंस ऐसे लगाते हैं जैसे कि अब मैं लगाने जा रहा हूं, अगर आप कनेक्शन ऐसे लगाते हैं कि इसको कनेक्ट करते सेल के नेगेटिव से और इसको कनेक्ट करते सेल के पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब है वापस होल बन जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन को फीड करता तो इसका मतलब है होल वापस क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे। यानी अब जो बायसिंग है ये आपके पास कहलाती है क्या? रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में याद करना बड़ा आसान है। पी को कनेक्ट किया जाएगा नेगेटिव से, एन को कनेक्ट किया जाएगा पॉजिटिव से। जो डेप्लीशन रीजन है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो बैरियर पोटेंशियल है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब आपके पास करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। आई विल नॉट फ्लो। अच्छा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक जुमला इस्तेमाल किया था कि जब आप बात करते हैं चार्ज कैरियर की, तो वो चार्ज कैरियर दर हकीकत जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को तो एन से पी जाना चाहिए। हम हमेशा कन्वेंशनल करंट बनाते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन एन से पी जाएगा तो जो कन्वेंशनल करंट है वो हमेशा कहां से कहां जाएगा? वो हमेशा पी से एन जाएगा। वो हमेशा पी से एन जाएगा। यही वजह है कि पहली बात, रिवर्स बायसिंग में तो करंट नहीं है। करंट हमेशा फ्लो करेगा जब डायोड आपके पास या ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। दिस इज कन्वेंशनल करंट। यही रीजन है जो कुछ मैंने ऊपर बनाया पीएन जंक्शन, इसका सर्किट सिंबल कुछ इस तरह का होता है। अब इस सर्किट सिंबल के अंदर पूरा पूरा पीएन जंक्शन छुपा हुआ है। वैसे आपकी सहूलत के लिए एक बात से और बता दूं, ये जो पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन का ही दूसरा नाम है क्या? डायोड। डाई मीन्स टू, सो डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। आप क्या करेंगे? ये पीएन जंक्शन है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये पी और एन के जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए मैंने आपको क्या बताया? वो पी से कहां पर होगा? एन पे। तो यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर एन। तो ये डायोड का सिंबल आपको क्या बता रहा है? कि डायोड पीएन जंक्शन है, वर्टिकल लाइन। डायोड में करंट कंडक्ट करेगा फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। ये जुमला आपको याद रखना है। डायोड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इन ओनली वन डायरेक्शन व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। सिर्फ इस एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आपने डायोड का एक इस्तेमाल पढ़ा जिसको आप नाम देते थे डायोड एज ए रेक्टिफायर।
व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? एक ऐसा फिनोमेना जिसमें आप ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर दें किसमें? डायरेक्ट में। ये कहलाती है क्या? रेक्टिफिकेशन। जो डिवाइस रेक्टिफिकेशन करती है वो डायोड है। तो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं डायोड एज ए रेक्टिफायर। बस आज की क्लास के लिए ये आखिरी बात। ये मेरे पास एक सोर्स है ऑल्टरनेटिंग, मैंने क्या किया, इसके रास्ते में एक लगा दिया डायोड, और यहां पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है। याद है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? लोड का। ये आर है। क्योंकि डायोड जो होता है वो बहुत कम वोल्टेज पे चलता है, 0.4 वोल्ट, 0.7 वोल्ट पे। तो आप जितना वोल्टेज देंगे हम उम्मीद करते हैं कि वो सब का सब हमें किसके अक्रॉस मिल जाएगा? लोड के अक्रॉस मिल जाएगा, क्योंकि लोड एंड डायोड आर एक्चुअली इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है दो के रेजिस्टेंसेस के दरमियान। क्योंकि डायोड बहुत कम वोल्टेज इस्तेमाल कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं ज्यादा, ऑलमोस्ट सारा वोल्टेज आर के ऊपर चला जाएगा। अब फर्ज करें यहां जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। याद है डायोड कब करंट कंडक्ट करता है? जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो। और डायोड को फॉरवर्ड बायस कैसे बनाएंगे? पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करें और नेगेटिव से, तो दिस इज फॉरवर्ड बायस। अगर आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये बनेगा रिवर्स बायस, क्योंकि ये पी है और ये एन है, ये पी और ये एन है। तो मतलब उसूल याद कर लें, अगर डायोड के पी पर नेगेटिव आ गया तो ये रिवर्स है, करंट कंडक्ट नहीं होगा। और डायोड के पॉजिटिव पी पे अगर पॉजिटिव आ गया तो ये फॉरवर्ड है, करंट कंडक्ट होगा। अब आपने मुझे बताना है ये जो 1 है ये पॉजिटिव है ना, और ये जो 2 है ये नेगेटिव है। जब 1 यहां पर पहुंचेगा तो 1 बेसिकली पी के ऊपर आया है, तो क्या मैं कह सकता हूं डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस बनेगा? क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस बनेगा? मैं थोड़ा सा जो है वो ये मेन्यू खोल लूं ताकि कोई जवाब देना ना चाहे। जी, जब डायोड के पी पर 1 आएगा तो इसका मतलब है पी के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डायोड को क्या बनना चाहिए? फॉरवर्ड बायस बनना चाहिए। मुझे यहां पर आउटपुट मिलेगा 1। लेकिन जब ये 2 आएगा, अगर आप इस 2 को देखें तो ये नेगेटिव है, यानी पी टाइप पर नेगेटिव आया। पी टाइप पर नेगेटिव आने का मतलब है डायोड रिवर्स बन जाएगा, कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा, यानी 2 वाली जगह पर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर 3 आएगा, 3 में आपको 3 मिल जाएगा क्योंकि डायोड फॉरवर्ड है। फिर 4 आएगा, 4 में आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर 5 मिलेगा, 6 में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप गौर से देखें तो जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये डीसी हुआ, कभी है कभी नहीं है, तो ये नॉन स्टेडी डीसी कहलाएगा। इस रेक्टिफिकेशन का नुकसान क्या है? इस रेक्टिफिकेशन का नुकसान यह है कि आपको आधी वेव मिलेगी और आधी वेव नहीं मिलेगी। तभी जो रेक्टिफायर हमने पढ़ा इसको हम नाम देते हैं क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का ड्रॉबैक क्या है कि 50% एनर्जी तो आपकी ऐसी जाया हो जाएगी, क्योंकि आपने आधी वेव को जाने दिया और आपने आधी वेव को जो है वो रोक दिया है। ठीक है, फिलहाल यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, और मुझे जो कम्युनिकेशन से मुतालिक बातें बतानी है वो। अगर कोई बच्चा सुबह क्लास अटेंड ना कर पाए तो मैं लेक्चर जो है वो डेफिनेटली यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, आप उससे देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं एक आखिरी बात दोबारा बता दूं, कल का सेशन हमारी लास्ट रेगुलर क्लास है, उसके बाद ऑन डिमांड है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, यू कैन लेट मी नो, आई विल श्योरली अरेंज सम सेशन फॉर यू। लेकिन रेगुलर क्लासेस में आखिरी क्लास होगी, हम टॉपिक जो है वो मेरा ख्याल है कल की क्लास के 1 घंटे में खत्म कर लेंगे। तो जो बाकी आधा घंटा होगा उसमें कुछ जनरल बातें जो है वो करनी है, वो मैं फिर कर लूँ। ठीक, अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल रिज्यूम इन नेक्स्ट क्लास। जी एनएस। सर मैं पूछ रहा था, जो आप एक्स्ट्रा सेशन का बोल रहे हैं कि रख सकते हैं, तो अगर सबको मसला हुआ एक ही चीज में तो एक्स्ट्रा सेशन होगा, या किसी इंडिविजुअल को भी हो सकता है? असल में मसला ये होता है कि ये जो जिसको मैं डाउट सेशन का नाम देता हूँ ना, तो ये एक क्लास में तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हर बच्चे के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं।
आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देंगे और उसके बाद मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि कौन कौन सा बच्चा उस क्लास को अटेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अच्छा ही होगा कि आपको जहां जहां पे डाउट है ना वो पहले आप मुझसे शेयर कर लें, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं रेंडमली आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप तो फिर मैसेज करते भी रहते हैं। तो अगर सॉर्ट आउट हो गई ठीक है, अगर हमें इसी तरह कोई सेशन रखना पड़ा तो वी कैन अरेंज दैट, ठीक है। सही सर। ठीक है, सो अब बाकी बातें इंशाल्लाह जो है वो कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। कल लास्ट सेशन है, कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब सैटरडे को क्लास दी थी तो क्लास में शायद 5 बच्चे थे खाली। कोशिश करेगा कि क्लास जो है वो अटेंड जरूर करें। सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।